नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है 9th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है और टॉपिक है कोश का। हर एक एग्जाम में यही से प्रश्न बनता है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखेंगे। इससे पहले आपका 9th के सारे केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का जो चैप्टर है आपका 5 नंबर का है, जीवन की मौलिक इकाई के बारे में पढ़ना है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले जो कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। ये आपका कार्क नामक पतली परत का अध्ययन करते हैं और अध्ययन में पाते हैं कि इनमें क्या होता है, छोटे छोटे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे कमरा बना हुआ है जिसकी संरचना कैसा है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। जिसके समान है तो मधुमक्खी के छत्ते के समान प्रतीत होता है। इसका अध्ययन इन्होंने कब किया था? तो 1665 में किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक साहब ने किया था। छोटे छोटे प्रकोष्ठ को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सेल एक लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कमरा होता है, छोटा कमरा होता है। ये जो जिस कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक साहब ने, वो एक मृत कोशिकाएं थी। मृत कोशिकाएं थी जिसका इन्होंने खोज किया था। आगे चल के जो आपका 1674 में है ना, 1674 में एक वैज्ञानिक है, उनका नाम है आपका एंटोनी वान लुवेनहॉक। क्या नाम है? तो एंटोनी वान लुवेनहॉक। ये वैज्ञानिक है आपके नीदरलैंड के। इन्होंने 1674 ईस्वी में तालाब के है ना जल में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। कब किया था? तो 1674 में किया था। और किसके जल में? तो तालाब के जल में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था। इतनी बात यहाँ से आ जाती है। अब देख लेते हैं सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे बड़ा सेल किसका होता है? तो सबसे बड़ा जो सेल होता है आपका शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। 15 सेंटीमीटर गुने 13 सेंटीमीटर होता है इसका। प्लस इसका वजन जो होता है आपका लमसम 1.5 kg के आसपास होता है। और सबसे जो छोटा होता है उसका सेल वो किसका होता है? तो माइकोप्लाज्मा जो आपका सबसे छोटा सेल है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है। और सबसे लंबी सेल जो कौन सा होता है? तो न्यूरॉन जो होता है आपका सबसे लंबी सेल होता है। ये आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस वजह से अगर मस्तिष्क में अगर गंभीर चोट लग जाता है तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। तो न्यूरॉन सेल क्या है आपका? सबसे बड़ी कोशिका है, लंबी कोशिका है। आगे चल के कोशिका सिद्धांत देने का काम करते हैं एम.जे. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, यानी कि स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत देते हैं। इनका कहना था कि सभी जीवों या पादपों का निर्माण जो होता है एक या एक से अधिक कोशिका के मिलने से ही होता है। और जो कोशिका जो होता है जीवन की मूलभूत इकाई होती है। तो कोशिका सिद्धांत देने का काम किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है, कार्क एक पदार्थ होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है? बीज की छाल से प्राप्त होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर उसकी संरचना कैसी? एक आकार की है ना, एक जैसी ही दिखाई देती है। चाहे प्याज का आकार बड़ा है छोटा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। आगे हम देख लेते हैं। ये आपका प्याज का कोशिका है जो आपका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया है। आगे कह रहा है कि एक कोशिकीय जीव है ना, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वैसा जीव जिसका निर्माण कैसे होता है? एक कोशिका के मिलने से होता है, उसको क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिसमें आ जाता है आपका अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सब कैसा है जीव? आपका एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, इसे छांटें। या फिर ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, बैक्टीरिया कैसा है आपका? एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसका निर्माण एक कोशिका के मिलने से होता है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे कह रहा है बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव कहने का मतलब है कि बहुत सारी कोशिका के मिलने से जीव का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिक जीव कहते हैं। उसके अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं आपका? जैसे कि कवक हो गया, पादप हो गया, ये सब आपका जंतु हो गया, किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपके बहुकोशिक जीव के अंतर्गत आ जाते हैं। नोट यहाँ पे देख लेते हैं। प्रत्येक बहुकोशिक जीव जो है एक कोशिका से ही विकसित होता है। कोशिका क्या होता है आपका? एक ही कोशिका से आगे चल के विभाजन होता है कोशिका का, और उसी तरीके से आपका निर्माण होते चला जाता है बहुत सारी कोशिका का। आगे लिखा हुआ है कि कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं है ना किससे बनी होती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी कोशिकाएं किससे बनती हैं? तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही इसका निर्माण होता है।
आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। इसमें लिखा हुआ है इसे भी जाने, है ना। आपका एनसीईआरटी के बगल में लिखा रहता है किसे भी जाने, वहाँ से हमने इस चीज़ों को लिया है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट हुक साहब ने लगाया था। कब लगाया था, तो 1665 में लगाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हैं। किसने लगाया था कोशिका का पता, तो रॉबर्ट हुक साहब ने। उसने कोशिकाओं को, है ना, कार की एक पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, है ना। किसकी सहायता से देखा था, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। आगे बातें कह रही हैं कि लुवेन हॉक ने 1674 में, कब, लुवेन हॉक ने 1674 में, कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे, है ना। उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज किया था। रॉबर्ट हुक साहब कौन सी कोशिका की खोज किए थे, तो ये मृत कोशिका देखे थे। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो लुवेन हॉक साहब जी कहाँ के वैज्ञानिक थे, नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1821 में कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगा, केंद्रक का, है ना, कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने लगाया था। और कब लगाया था, तो 1831 में लगाया था। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। जे ई पुरकंज जो है ना, 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव नाम दिया, है ना। कोशिका जो होता है उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं। आपका जो लिक्विड जो से घिरा रहता है जो पदार्थ, उसको क्या नाम दिया इन्होंने, जीव द्रव नाम दिया। तो नामकरण करने का जीव द्रव का किसने किया, जे ई पुरकंज साहब ने किया था। परंतु जीव द्रव का खोज करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है आपका, तो उनका नाम है आपका जू डुजार्डिन, है ना, जुडार्डिन, है ना साहब, उनका नाम है, क्या नाम है, डुजार्डिन साहब नाम है किसका, जिन्होंने आपका जीव द्रव का खोज किया था। और नामकरण किसने किया था, जे ई पुरकंज साहब ने किया था। कब किया था, तो 1839 में किया था। दो जीव वैज्ञानिक स्लीडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने होते हैं और वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। आगे चल के जो आपका 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया था, बिरचो ने बढ़ाया था। और बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से ही मिलकर बनती है। 1940 में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाती है। किसकी खोज होती है, आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो जाती है। उसके बाद कोशिकाओं की जटिल संरचनाओं को समझने में, है ना, आसान हो सका। तो कब होता है आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज, तो 1940 में होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। कोशिका की जो आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्य के अनुरूप होते हैं। कहना है कि कोशिका की जो आकृति और आकार होता है उसके कार्य के अनुरूप होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर जिम जाता है तो क्या होता है, उसका डोला सोला बन जाता है कि नहीं, है ना, अच्छा खासा डोला सोला बन जाता है। तो वही कहता है कि जिस तरीके से अगर काम करिएगा उसी तरीके से आपका कोशिका आकार लेगी, है ना। यहाँ फिर कह रहा है कुछ कोशिकाएं अपने आकार बदलती रहती है, जैसे कि आपका अमीबा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो अपना आकार चेंज करती रहती हैं, तो कौन सा आ जाएगा आपका अमीबा, जो आपका अपना आकार चेंज करती रहती है। तो यहाँ से इतनी बातें आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे कह रहा है कि कुछ जीवों में कोशिकाओं का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं के लिए विशिष्ट होता है। ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो प्रत्येक प्रकार की जो आपका कोशिका के लिए, है ना, विशिष्ट होता है, तो कौन सा आ जाता है आपका तंत्रिका कोशिका। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक प्राणी के लिए। कोशिका श्रम विभाजन के सिद्धांत पे कार्य करती है। श्रम विभाजन कहने का अर्थ है कि हर एक कोशिका का अलग अलग काम होता है। तो श्रम विभाजन के सिद्धांत पे कौन काम करता है, आपका कोशिका करती है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। प्रत्येक कोशिका में कुछ विशेष घटक होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब ये होता है कि कोशिका जो के जितने भी अंग होते हैं उसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका के ही अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना। आपका फिर देख लीजिए गोल्जी उपकरण हो गया, राइबोसोम हो गया। तो सबका क्या होता है आपका, ये किसके हैं, कोशिकांग है। किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कोशिका के अंग है। कौन सारे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्जी उपकरण हो गया, प्लस आपका राइबोसोम हो गया। सबका अलग अलग काम है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाता है, इसका एनर्जी देने का काम करता है, प्लस में आपका राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करता है, सबका अलग अलग काम होता है। कोशिका में नई पदार्थ का निर्माण, अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन इत्यादि करने का काम अलग अलग सबका काम होता है। इसमें नोट, सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। जितने भी कोशिका होते हैं उसमें सभी में आपका एक ही कोशिकांग होता है, यानी कि सभी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाएगा, लाइसोसोम पाया ही जाएगा, प्लस आपका क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण पाया ही जाएगा। तो हर एक में आपका, हर एक कोशिकांग में आपका सभी, मतलब हर एक कोशिका में एक ही प्रकार के कोशिकांग होंगे, है ना। तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं कोशिका के संरचनात्मक संगठन के बारे में। इसमें एक संगठन का नाम है प्लाज्मा झिल्ली,
अथवा कोशिका झिल्ली, एक ही नाम है, प्लाज्मा झिल्ली कह लीजिए अथवा कोशिका झिल्ली कह लीजिए। कोशिका के सभी अवयव कहने का अर्थ है कि जितने भी इसके कोशिकांग हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, अंतःपरवर्ती चालिका हो गया, राइबोसोम हो गया, ये जितने भी इसके अवयव हैं एक पतले आवरण द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं, है ना, चारों तरफ से घिरे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है उनमें कोशिका झिल्ली दूसरी सबसे बड़ी बाहरी परत होती है, तथा जिन कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनमें यह सबसे बाहरी परत होता है। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है तो कोशिका भित्ति क्या होता है, किसी मतलब आपका प्लाज्मा झिल्ली के सबसे बाहरी परत होता है। कोशिका भित्ति है ना सबसे हार्ड परत होता है, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के बाहर में आपका अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है, और सबसे बाहरी जो परत होता है वो कोशिका भित्ति का होता है। कोशिका भित्ति जो मुख्य रूप से आपका पादप में पाया जाता है, क्या होता है कि पादप को एक्स्ट्रा सुरक्षा की आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि पादप जो आपका या पादप या पेड़ पौधा जो होता है आपका तीनों मौसम बरसात ठंडा गर्मी में आपको बाहर ही रहता है, इसलिए भगवान ने उसको एक्स्ट्रा सुरक्षा करने के लिए एक प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक सुरक्षा कवच दिया, यानी कठोर आवरण बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, आपका पादप में पाया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से समझ में आ गई होंगी, यानी कि कोशिका भित्ति जो सबसे बाहरी परत होता है जिसमें होता है, नहीं तो अन्यथा जो आपका जितने भी जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधा हो गया उसमें प्लाज्मा झिल्ली तो हर एक में होता है, और सबसे बाहरी जो होता है कौन होता है, आपका कोशिका भित्ति होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को, आगे क्या कह रहा है आपका, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होता है ना, अर्धपारगम होता है, इस वजह से कुछ चीज़ें जो आपका होता है अंदर बाहर आ जा सकती हैं, या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकने का काम करती है। कुछ ही पदार्थ को जाने देती है और बाकी पदार्थ को रोकने का भी काम करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, है ना, कोशिका झिल्ली को इसलिए क्या कहा जाता है, वर्णात्मक परागम झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली से कुछ पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन, है ना, कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकते हैं, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा आ जा सकता है। अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ क्या होता है, स्वतः ही गति करना शुरू कर देते हैं, और ये गति तब तक जारी रखता है जब तक कि दोनों का लेवल यानी कि सांद्रता समान न हो जाए। जैसे कि अगर अगरबत्ती घर में जलाते हैं तो क्या होता है आपका, इनका सुगंध जो आपका चारों तरफ कैमरा में फैल जाता है। अगर कोई खाना लजीज खाना बना रहा है तो आपको 100 मीटर है ना दूर से ही पता लग जाएगा कि बड़ी स्वादिष्ट खाना बना रहा है। तो किसकी वजह से ऐसी घटना होती है, ये सब घटना जो होता है आपका विसरण की वजह से ही आपको होता है। कितनी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। आगे हम देख लेते हैं, कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है ना, उसी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया, कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। क्या होता है कि हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना हो जाता है, आपका 4% हो जाता है, जबकि आपका वायुमंडल में कितना होता है, आपका 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। तो आपका उच्च सांद्रता कहाँ भी बन जाता है, आपका हमारे शरीर में, और आपका वायुमंडल में कितना आपका सांद्रता रहता है, 0.03% ही रहता है। इस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ है ना मूव करता है और हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये घटना किसकी वजह से होता है, आपका विसरण की वजह से होता है। विसरण में क्या होती हैं चीज़ें, आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ आपका चलना शुरू कर देता है, यानी कि सांद्रता करने का मतलब है घनत्व, है ना, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की तरफ चलने की घटना किस में होता है, आपका विसरण में होता है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। अब हम देख लेते हैं विसरण के बारे में। विसरण में क्या होता है ना कि पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र यानी कि कम घनत्व वाले क्षेत्र की तरफ है ना स्वतः ही गति करते हैं। ये गति तब तक जारी रखता है जब तक कि इन दोनों का जो है आपका सांद्रता समान न हो जाए, यानी कि सेम न हो जाए। तो विसरण में क्या होता है आपका कि उच्च सांद्रता से यानी उच्च घनत्व से आपका निम्न घनत्व की तरफ आपका जो पदार्थ के अणु जो है मूव करते हैं कम घनत्व की तरफ, कम सांद्रता की तरफ। तो इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। इसी वजह से क्या होता है, अगर हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, इसका उदाहरण समझ लेते हैं। अगर घर में अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, इसका सुगंध जो है होता है आपका पूरे कमरा में फैल जाता है। अगर कोई लजीज खाना बना रहा है तो आपको 100 मीटर है ना दूर से ही पता लग जाएगा कि खाना बड़ा ही स्वादिष्ट बना रहा है कोई, है ना। तो किस वजह से इससे घटना होती है, तो ये विसरण की वजह से ही होती है। अब हम देख लेते हैं कि कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, और उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड
बाहर निकल जाती है। किस प्रक्रिया के द्वारा निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर? तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा निकलती है। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना हो जाता है? 4% हो जाता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03% ही होता है। इस वजह से उच्च सांद्रता किसका हो जाता है? हमारे शरीर का हो जाता है, और वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर जाता है आपका बाहर की तरफ। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड है ना कोशिका से बाहर निकल जाता है। तो किस वजह से निकलता है, किस क्रिया की वजह से निकलता है? तो विसरण की क्रिया की वजह से निकलता है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। जब इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन क्षमता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है किस वजह से? विसरण की क्रिया द्वारा। और ऑक्सीजन जो है आपका कोशिका में अंदर जाती है किस क्रिया द्वारा? तो आपका विसरण की क्रिया के द्वारा। तो इतनी बातें यहाँ समझ में आ गई होंगी। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। नोट में लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। फिर आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। जल के अणु की गति जब वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण में क्या होता है? ये जो चीज़ें होती है आपका विसरण का बिल्कुल ही विपरीत होता है। इसमें होता है आपका निम्न सांद्रता है ना, यानी कम घनत्व से उच्च घनत्व, अधिक सांद्रता की तरफ आपका इसके जो है पदार्थ के अणु मूव करते हैं यानी कि जाते हैं। उसमें क्या होता था आपका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ मूव करते थे पदार्थ के अणु, लेकिन इसमें उसका विपरीत होता है। प्लस में इसमें जो गति होता है सिर्फ और सिर्फ द्रव में ही गति होता है। परासरण में सिर्फ और सिर्फ किस में गति होता है? द्रव में ही गति होता है। और ये गति किसके माध्यम से होता है? तो सेमी अर्धपारगम झिल्ली के मदद से ही होता है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है। विसरण में आपका ठोस, तरल, गैस तीनों में विसरण की प्रक्रिया होती है। सबसे ज़्यादा विसरण की प्रक्रिया किस में होती है? आपका गैस में होता है, और सबसे कम किस में होता है? ठोस में होता है। लेकिन ये प्रक्रिया किस में होता है? परासरण की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपका द्रव में ही होता है। इतने बात आपको याद रखना है। इसमें जो पदार्थ के कण कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ मूव करते हैं। अगर ज़्यादा देर तक आप उंगली को अगर पानी में डुबा के रखते हैं तो क्या होता है? हमारा उंगली जो है आपका सिकुड़ जाता है। तो किस वजह से होता है ऐसी घटनाएं? तो परासरण की वजह से ही होती है। प्लस में जितने ही पेड़ पौधा है परासरण की वजह से ही आपका जल ग्रहण कर पाते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे लिखा हुआ है अल्प प्रसारण दाबी विलयन किसे कहते हैं? आपको बताना है कि अल्प प्रसारण दाबी विलयन किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि कोशिका को तनु विलयन किसे कहते हैं? तनु विलयन उसको कहते हैं जिसमें आपका विलय की मात्रा बहुत ही कम होता है और विलय की मात्रा ज़्यादा होता है। वैसे विलयन को क्या कहा जाता है? आपका तनु विलयन कहा जाता है। माध्यम में जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम है ना, जो घुलने वाले पदार्थ हैं, विलय पदार्थ कम मात्रा में और जल की मात्रा ज़्यादा मात्रा में रखा गया तो प्रसारण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? कोशिका के अंदर जाने वाले जल की जो मात्रा होती है वो आपका शरीर से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है, यानी कि अधिक मात्रा में जल चली जाती है और कम मात्रा में बाहर आती है। इस वजह से क्या होता है? कोशिका फूलने लगता है। तो कोशिका जो फूलने लगता है तो क्या कहलाता है आपका? यहाँ देख लीजिए, अल्प प्रसारण दाबी विलयन कहते हैं। द्वितीय बात तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है समप्रसारी है ना, समप्रसारी विलयन किसे कहते हैं? इस प्रक्रिया में क्या होता है? जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा होती है अंदर गई उतनी ही बाहर आती है। जितना जो आपका जल अंदर जाता है उतना ही जल आपका बाहर आ जाता है, यानी कि सब मतलब बराबर होता है, यानी कि जितना जल अंदर जाता है उतना ही जल बाहर आता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? समप्रसारी दाबी विलयन कहते हैं। इतनी बातें यहाँ से आ गई होंगी समझ में। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। आगे कह रहा है आपका अति प्रसारण दाबी विलयन किसे कहते हैं? इस स्थिति में क्या होता है? कोशिका से अधिक जल जो आपका है ना बाहर आएगा, अधिक जल बाहर आता है और कम जल जो आपका अंदर जाएगा। इस वजह से क्या होता है? कोशिका आपका सिकुड़ जाता है। जैसे कि अगर ज़्यादा देर तक आप पानी में अगर हाथ डुबा के रखते हैं तो आपका उंगली से जो आपका है ना जल जो आपका क्या होता है? उंगली सिकुड़ जाता है। किस वजह से सिकुड़ जाता है? तो आपका कोशिका से अधिक जल बाहर चला आता है और बहुत कम ही जल उसके अंदर जा पाता है। यही वजह है कि आपका कोशिका जो आपका सिकुड़ जाता है। इतनी बातें यहाँ से समझ में आ गई होंगी। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। परासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णनात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। परासरण में किसके द्वारा गति होती है? तो आपको ध्यान में रखना होगा
कि वर्णात्मक झिल्ली यानी कि परागम झिल्ली के द्वारा ही आपका इसमें गति होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। प्लस यहाँ पे देख लेते हैं एक कोशिकीय है अवलवनीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकीय परासरण द्वारा ही जल ग्रहण करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परासरण विधि द्वारा कौन सा जीव जल ग्रहण करते हैं। तो एक कोशिकीय अवलवनीय जलीय जीव प्लस में अधिकांश पादप किस विधि द्वारा आपका जल ग्रहण करते हैं, तो परासरण विधि के द्वारा जल को ग्रहण करते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को समझ लेते हैं। आगे कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है, आपका लचीला होता है और कार्बनिक अणुओं जैसे कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो आपका लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप उसको देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि कोशिका झिल्ली का लचीलापन जीवों में कोशिका के बाहर पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको इंडोसाइटोसिस कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि है ना कि अमीबा जो है किस प्रक्रिया द्वारा आपका भोजन ग्रहण करता है, किस क्रिया द्वारा, तो इंडोसाइटोसिस विधि द्वारा आपका अमीबा जो है आपका भोजन को ग्रहण करता है, पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन इसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है। तो इतनी बात यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ आपका कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना है। कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ना है। देखिए कोशिका भित्ति जो होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पादप में पाया जाता है। केवल लिखना गलत है यहाँ पे, और भी चीज़ें हैं जिसमें आपका कोशिका भित्ति पाई जाती हैं। तो कोशिका भित्ति है ना पादप में भी पाई जाती हैं। यह पादप कोशिका की बाहरी आवरण होता है। कैसा आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, जो किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने का के साथ साथ क्या करती है, आपका निश्चित आकार एवं आकृति भी प्रदान करता है। कौन, तो कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है ना, कोशिका भित्ति भी आपका अर्ध पारगम होता है, यानी कि सेमी पारगम होता है। यह क्या होता है, जल प्रोटीन आदि के सूक्ष्म कण इससे होकर प्रवाहित हो सकते हैं। कुछ जो पदार्थ हैं इससे होकर प्रवाहित हो जाती हैं। जैसे कौन कौन सी चीज़ें, जल और प्रोटीन जो आपका कोशिका भित्ति से होकर प्रवाहित होती हैं, बाकी चीज़ों को ये रोक लगा देती हैं। प्लस यहाँ देख लीजिए पादप के अतिरिक्त जो आपका जीवाणु है ना, शैवाल एवं कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादप के अतिरिक्त जो आपका कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो जीवाणु हो गया, शैवाल हो गया और कवक। जीवाणु, शैवाल और कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे हम पिक्चर के माध्यम से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली है यहाँ पे आपका सबसे जो आपका अंदर का जो परत है आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। प्लस यहाँ पे देखिए कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका है ना, पादप कोशिका का चित्र है। कोशिका भित्ति है जो आपका सबसे बाहरी जो कठोर आवरण है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। प्लस यहाँ पे देख लीजिए कोशिका द्रव है, यानी कि यहाँ पे पूरा क्षेत्र में आपका द्रव के रूप में फैला हुआ है। इसी में आपका कोशिका के जितने भी अंग हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है ना, प्लस आपका राइबोसोम हो गया, प्लस आपका गोल्जी उपकरण हो गया, सारे जो है किस में फैले हुए हैं, आपका कोशिका द्रव कह लीजिए, प्लस आपका केंद्रक द्रव में ही सारी चीज़ें आपका फैला हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका कोशिकांग जो होता है किस क्षेत्र में फैला होता है, तो कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव में फैला होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। देख लीजिए यहाँ पे लाइसोसोम है, यहाँ पे आपका दिख रहा है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है आपका ये वाला, प्लस यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका अंतःपर्तवी जालिका है, अंतःपर्तवी जालिका है, प्लस यहाँ पे हरित लवक है, प्लस ये बीच वाला क्षेत्र क्या है आपका केंद्रक है, और यहाँ पे आपका बूंद का दिख रहा होगा आपका क्या है, आपका राइबोसोम है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है ये वाला क्षेत्र। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। ये आपका हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, ये आपका पादप कोशिका है। आगे हम चीज़ों को समझते हैं। अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये हमारे चैनल का नाम है अनलिमिटेड पावर स्टडी। आगे हम देखते हैं चीज़ों को। जब किसी पादप कोशिका में प्रसरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली रहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहा जाता है। यानी कि सिकुड़ना आपका क्या कहलाता है, कोशिका का सिकुड़ना क्या कहलाता है, आपका जीव द्रव कुंचन कहलाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे लिखा हुआ है
कोशिका में केंद्र की खोज है ना, कोशिका में केंद्र की खोज कब किया गया था? 1831 में किया गया था। किसने किया था? तो स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? तो 1831 में किया था। उन्होंने यह खोज किसके पौधे पे किया था? आर्किड के पौधे, है ना, आर्किड के पौधे के परीक्षण के दौरान किया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पौधे के आपका परीक्षण के दौरान इन्होंने खोज किया था? तो आर्किड के पौधे के आपका परीक्षण के दौरान किया था। केंद्र के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्त्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा क्या होता है? कोशिका